पूरी व्यवस्था का हिस्सा है। पहले अलग व्यवस्था भी बसाने चले थे, पर व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो मतलब ये खामखा की हम काइट फ्लाइंग कर रहे हैं क्या चरण सिंह सापरा, या यहां पर पार्षदों नगर सेवकों की सेवाएं लेने का खेल अभी चल रहा है, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है? निश्चित रूप से संदीप जी, कहानी में ट्विस्ट बाकी है ऐसे नजर आता है, क्योंकि ये सारा जो वाक्य आपने बताया है और जो सारे लोग देख रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि महायुति की आंतरिक सुरक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो रहा है। यानी अगर एकनाथ शिंदे को, जो महायुति के सदस्य हैं, उनको ही अगर रिसोर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़े, तो बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास में कमी है। देखिए, कब इस तरह से दौर आता है कि जब आपको अपने दुश्मनों से या अपनी विपक्षी पार्टियों से संरक्षण लेना है तो आप रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते हो, लेकिन आप अपने ही खेमे के लोगों से जब सुरक्षा पाने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स करते, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गड़बड़ झाला हो रहा है। नहीं, गड़बड़ झाला आपके खेमे में नहीं है क्या? राज ठाकरे को बहाना बनाकर वंचित अघाड़ी के साथ आपने चुनाव लड़ा। अगर आप उद्धव ठाकरे के साथ और राज ठाकरे इन सब के साथ चुनाव लड़ लेते तो पता लगता कि ये कहानी, जो ये चर्चा हम कर रहे हैं, ये चर्चा ही ना होती। नहीं, खैर, उसमें हमने अपना स्टैंड पूरी तरह से स्पष्ट रखा था। हमारी पार्टी ने भी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो ग्राउंड से फीडबैक था वो स्पष्टता से हमने रख दिया था कि ये हो नहीं पाएगा। और आज जो हो रहा है, इससे ये दर्शाता है कि ये महायुति जो है, ये आपसी भरोसे की कमी थी है ना, आपसी भरोसे की कमी थी ना चरण सिंह सापरा। नहीं, आपसी भरोसे हमारे और उद्धव ठाकरे जी के बीच में कोई समस्या नहीं थी। समस्या ये थी, हमने कहा था कि जो कट्टरपंथी विचार है राज ठाकरे जी के, वो हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं है। जो सच्ची बात है वो हमने रखी थी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपना चुनाव अच्छे से लड़े, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना से लड़े। अच्छा, खुश हमारी हैं पार्टी जिस तरह, इन नतीजों से खुश हैं आप? 4% वोट आया ना आपका? नहीं, किसी ने नहीं कहा कि नतीजों से हम खुश हैं। ये तो आप हमारे मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहे हो। हम तो ये कहते हैं कि हमने चुनाव कार्यकर्ताओं की मर्जी से लड़ा। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कमियां थी, उस वजह से हमारी सीटें कम आई, उसका आत्मनिरीक्षण हम कर रहे हैं। सीट वाइज भी उसका इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, और ये सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कौन सी सीट हम क्यों हारे, ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। नए समीकरणों की आशंका स्ट्रोक उम्मीद को क्या आप खारिज करते हैं? और नए समीकरणों में अगर महायुति के कुछ लोग आपकी तरफ आते हैं तो वो कबूल होगा क्या? आनंद दुबे कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को तो हम लेंगे ही नहीं, उनकी सेवाएं नहीं चाहिए। देखिए, अभी की तारीख में तो ये नजर आ रहा है कि गठबंधन की ये जो इमारत है, जो महायुति की ये इमारत है, ये भरोसे पर नहीं टिकी है, ये ताले चाबी पर टिकी है। और ये हम देखते आए हैं कि जो चुनाव में भी जो चला है, क्या चला है, इनका आपस में अंतरकलह चलती रही है। भाई, वो गणेश नायक और एकनाथ शिंदे में क्या चल रहा था? एक दूसरे के टांगे पलटी कर रहे थे, घोड़े पलटी कर रहे थे। उसके बाद में रविंद्र चौहान और श्रीकांत शिंदे जी का, अगर मैं भुसावल की बात करूं, अगर मैं आपको नासिक की बात करूं, अगर मैं और इलाकों की बात करूं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर ये पता चलता है। और आने वाली राजनीति के लिए, एक मिनट, आने वाली राजनीति के लिए क्या संकेत हैं, खास एनडीए की राजनीति? बीजेपी ताकतवर होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी की ताकत से अब एनडीए के अंदर खाने थोड़ी असहजता हो रही है कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं और हम घटते जा रहे हैं। ये दर्द है क्या एकनाथ शिंदे का? और ये सही सवाल पूछ रहे थे चरण सिंह सापरा कि भाई, अपने ही गुट का आदमी अपने दूसरे सहयोगियों से अपने नगर सेवकों को या पार्षदों को बचाता क्यों घूम रहा है? होटल में ठहराता क्यों घूम रहा है? वो तो विपक्षी खेमे की सेंधमारी के डर से करते हैं ना आदमी। नहीं संदीप भाई, आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी कर दी कि जो दल बदल वाला विषय था ना, हाँ। तो निश्चित तौर पे यदि आप उसको स्पष्ट नहीं करते तो एक दिमाग में ये बैठता कि दल बदल करने से पार्षदों पे खतरा रहेगा। हाँ। वो आपने बड़ा तस्वीर साफ कर दी। दूसरी बात, नगर निगम चुनाव के पहले मुंबई के कुछ जगहों पर जो एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रभावशाली नेता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। वो मामला दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद ये तय हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के किसी भी व्यक्ति को अपने में शामिल नहीं करेगी। तो एक बात तो स्पष्ट है कि शिंदे जी को भाजपा से खतरा नहीं है। अब दूसरी बात ये आ रही है कि
मेयर कौन होगा। देखिए साइना जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि निर्णय एक देवेंद्र जी करेंगे और एकनाथ शिंदे जी करेंगे, लेकिन अपने आनंद दुबे जी ने पूरा निर्णायक सुना दिया। उन्होंने निर्णय सुनाया जैसे उद्धव शिवसेना का निर्णायक वो हो, उन्होंने कहा दरवाजे बंद हैं। अरे संदीप भाई आप भी जानते हैं कि सुबह आदमी कुछ और कहता है, शाम को कुछ और होता है। इस भारतीय राजनीति में तो हमने आपने वो देखा कि कहे मरते मरते मर जाएंगे, अरे भाई चाचा से अलग जाकर भतीजा गोपनीय अंदाज में, रहस्यमयी अंदाज में शपथ ले लेता है कि मैं तोड़ कर ले आऊंगा। वो आदमी उतने मिलते नहीं। 3 दिन की सरकार चलती है, देवेंद्र फडणवीस का दूसरा काल 3 दिन का था, सरकार गिर जाती है। अरे हम और फिर चले जाते हैं भतीजे चाचा के पास। हम आप तो ये भी देखे हैं कि आसमान और जमीन समझे जाने वाले उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक हो गए। क्या किसी को कल्पना थी कि उद्धव जी कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? किसी को कल्पना नहीं थी। इसलिए यह दावा करना तो उचित नहीं है कि एकनाथ शिंदे जी के लोगों को नहीं लिया जाएगा। यह दावा मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब बार बार जो प्रसंग आ रहा है एनडीए में, नहीं, ये 2.5 साल का खेल क्या है? देखिए भारतीय राजनीति में ये तो क्योंकि एकनाथ शिंदे के बिना बीएमसी डगमग रहेगी, वहां की सत्ता हमेशा। देखिए भारतीय राजनीति में आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भारतीय राजनीति में 2.5 साल का फार्मूला फलीभूत नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश, और वो सिर्फ एनडीए क्या, वो तो कांग्रेस में भी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की इनकी 2.5 साल होना था, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव। तो इसलिए भारतीय राजनीति में 2.5 साल का फार्मूला इसलिए सफल नहीं हुआ कि जो पहले 2.5 साल बनेगा। ये तो 90 के दशक में हमने देख लिया था, मुलायम और मायावती की लड़ाई किस बात पर हुई थी? 2.5 साल। तो जो पहले 2.5 साल के लिए बनेगा वो बन गया, वो थोड़ा छोड़ेगा। तो अब यदि मान लीजिए 2.5 साल का फार्मूला हुआ भी, तो वो कोई लिखित दस्तावेज तो होगा नहीं, तो उसमें फिर पहले कौन बनेगा? तो पहले वो बनेगा जिसके पार्षद ज्यादा हैं। तो जिसके पार्षद ज्यादा है तो भाजपा पर जीत में भी अब ये असहजता एक आ गई है क्या? गठबंधन जो बहुत मजबूत लग रहा था, मैं महायुति की बात कर रहा हूं। देखिए महायुति में मैं एक छोटा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर तनातनी हुई, और आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का निर्णय करने में बड़ा समय लगा, इस समय पर महायुति में अपने एकनाथ शिंदे जी मुझे उस गाय की तरह दिखते हैं जो हरे घास के पास तो बांध दी जाती है, लेकिन वो हरा घास नहीं खा पाती तो छटपटाती है। वो कि बंधी तो दिखती है हरे घास के पास, लेकिन हरी घास उसको मिल नहीं रही। तो एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम है। ये बाकी घटकों को भी ऐसा लगने लगेगा क्या, अगर मैं दूरगामी राजनीति, राष्ट्रीय पलक की बात करूं, एनडीए के घटकों को, कि अब ये बीजेपी ये तो जरूरत से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। आज ये बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्रीय दल है जो बीजेपी को चैलेंज करने की स्थिति में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बहुत सारे जीतते हैं। अपना दल में अनुप्रिया पटेल क्या भाजपा छोड़ के जा सकती हैं? बहुत सारे ऐसे दलों की मैं बात कर सकता हूँ। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के चुनौती बन सकते हैं? एनडीए में जरूरी भी हो गई है घटकों के लिए और मजबूरी भी हो गई है। मजबूती भी है और मजबूरी भी है। हाँ, और जरूरी भी है। तो ऐसे में महेश चौहान, अब चाचा भतीजा की वापसी या उनका मिलन वो जरूरी है, या अजित पवार का अब एनडीए में रहना ही जरूरी है? तो वो जो आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बस ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है, ये घर वापसी नहीं होनी है, रीयूनियन नहीं होने वाला है। संदीप जी देखिए, ये बीजेपी थी जिन्होंने महानगर पालिका पूना और पिंपरी चिंचवड़ में अलग से चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया था। अगर वो ये डिसीजन ना लेते तो अजित पवार हमारे साथ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। दूसरी बात, अजित पवार हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के नगर पालिका के इलेक्शंस के लिए हमारे साथ मिले थे। राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में अभी भी अजित पवार एनडीए का पार्ट है। तो ये रियूनियन की जो बातें हो मीडिया में हो रही है, हमारे सामने आज तक ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। और दूसरी बात, महानगर पालिका एक काडर का इलेक्शन होता है, वो वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं का इलेक्शन होता है। तो लोकल कार्यकर्ताओं का ऐसा सोचना था कि अगर अजित पवार अपने साथ आ रहे हैं तो हमें दोनों को उस लोकल इलेक्शंस में मतलब सत्ता की मलाई मिल जाएगी। सत्ता की मलाई की तो लड़ाई थी, उसमें फिर वो चाचा भतीजा का विवाद वो आड़े नहीं आया, सत्ता मिल जाए तो।
अब सत्ता नहीं मिली तो फिर अपने अपने राह चल पड़े। संदीप जी अपने अपने राह पर चल पड़े। महानगर पालिका में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजीत दादा एनडीए के साथ जाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे, ये अब तक तय नहीं हुआ है, तो ये कहना गलत होगा। और दूसरी बात, उस समय जिस समय एनडीए का एक घटक दल बीजेपी को ही हराने के लिए अगर हमारा साथ देना चाहता था तो इसका फायदा हम क्यों नहीं लेते? ये वहां की तब की सोच थी, बाद में ये वर्कआउट नहीं हुआ। फिर भी उस जो समय जो रणनीति करनी थी वो रणनीति हमें ये अच्छी लगी थी। और दूसरी बात, यहाँ पर अभी ये जो मेयर्स की वगैरह जो बात करी उसमें मेरा भी एक ओपिनियन है जी। ये प्राकृतिक है कि जिसकी संख्या ज्यादा उसका मेयर होना चाहिए, ऐसे उस पार्टी को लगे। लेकिन उसी समय बीजेपी को भी ये पता है और एकनाथ शिंदे जी को भी पता है कि एकनाथ शिंदे जी के 29 है, अगर वो ना उनके साथ जाने का लिए राजी नहीं होते तो उनका मेयर नहीं बन सकता बीजेपी का। अब आप एक बात देखिए, 2022 में जब हमारा विभाजन करके शिवसेना में से शिंदे अलग हुए थे, तभी उनके पास सिर्फ 41 विधायक थे और देवेंद्र फडणवीस जी के पास 105 थे। फिर भी 2.5 साल के लिए किसे मुख्यमंत्री बनाया गया? वो तो मैंने पूछा, वो तो देखिए वही तो सुविधा की राजनीति है। उस वक्त शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब दुहाई दी जा रही है जिसकी संख्या भारी उसको ज्यादा हिस्सेदारी या उसका बनेगा मेयर। पर राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं का खेल खुल गया है क्या ऐसे वक्त में जब दरअसल ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। 25 साल बाद बीएमसी पर से ठाकरे परिवार का कब्जा हट गया है, बीजेपी का परचम लहरा रहा है, लेकिन होटल राजनीति भी शुरू हो गई है। और क्या असहजता अब अंदर खाने घर करती दिखाई दे रही है घटकों के एनडीए में। राजनीति का ऊंट क्या फिर कुछ करवट बदल रहा है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।